नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एडवर्स पोजेशन टॉपिक के ऊपर आप सभी लोगों के साथ चर्चा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, प्रतिकूल कब्जा कानून एक ऐसा टॉपिक बन चुका है जिससे हर व्यक्ति अप टू डेट रहना चाहता है। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आपके लिए लाकर आए हैं, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट को क्लियर कर दिया था कि चाहे कोई भी व्यक्ति कितने भी लंबे समय से कब्जे पर क्यों ना हो, अगर वो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो होते हैं एडवर्स पोजेशन के उनको फुलफिल नहीं कर पाता तो वो कभी भी वहां पर मालिकाना हक नहीं पा सकेगा। इस वीडियो के अंदर आपको कुछ नए कंसेप्ट पता लगेंगे एडवर्स पोजेशन को लेकर। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए दोस्तों बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्द से जल्द इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं यहां पर आप लोगों के लिए रोजाना इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपने इस चैनल पर लाता रहता हूं। अगर आपको मेरी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करते हुए अपना कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को क्लियर करके दे दिया जाए कि आखिरकार प्रतिकूल कब्जा कानून कहता क्या है, क्यों वहां पर 12 साल का ही टाइम पीरियड होता है कब्जा कानून को लेकर। देखिए, अगर हम बात करते हैं किसी की निजी संपत्ति की तो वहां पर समय सीमा होती है 12 सालों की। आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट इस बारे में बात करता है। और वहीं अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो यह समय सीमा बढ़कर 30 सालों की हो जाती है। आर्टिकल 112 ऑफ लिमिटेशन एक्ट इस बारे में बात करता है। नाउ, अगर हम ध्यान देते हैं सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के ऊपर, तो वहां पर यह वर्डिंग यूज की गई है कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी प्रॉपर्टी पर किसी ने पोजेशन करके रखा है, यानी कि कब्जा कर रखा है, वो अपनी प्रॉपर्टी को रिक्लेम करना चाहता है, प्रॉपर्टी से कब्जा वापस पाना चाहता है, तो उसको विद इन लिमिटेशन टाइम के भीतर ही एक्शन लेना पड़ेगा। यानी कि जो लिमिटेशन टाइम है वो 12 सालों का है, इसके भीतर ही उसको एक्शन लेना पड़ेगा। अब अगर आप शिफ्ट करते हैं आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के ऊपर, तो वहां पर क्या लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति जिसने किसी की प्रॉपर्टी पर निरंतर 12 सालों से कब्जा जमा कर रखा है और प्रॉपर्टी का असल मालिक 12 सालों के भीतर उस कब्जे को खाली कराने के लिए कोई लीगल एक्शन नहीं लेता, तो 12 साल कंप्लीट हो जाने के बाद जो लीगल एक्शन लेने का उस मालिक का हक है वो वहां पर खत्म हो जाएगा। यानी कि उसको वहां से बाढ़ कर दिया जाएगा, वो अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए कोर्ट में जाकर स्टैंड नहीं ले पाएगा। आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 लिमिटेशन है। नाउ दोस्तों, कई बार लोग क्या सोचते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी पर अगर किसी का कब्जा है, कोर्ट हमारी मदद नहीं करेगा, कानून हमारी मदद नहीं करेगा, हम उसे बलपूर्वक कब्जे से बाहर कर देंगे। नाउ, यहां पर उस व्यक्ति को बहुत से बेनिफिट मिल जाएंगे, जैसे कि आर्टिकल 64 शेड्यूल 1 लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है, पोजेसरी टाइटल, कि अगर किसी कब्जाधारी को बाहर करा गया है जिसका पोजेसरी टाइटल होने से वहां पर मालिकाना हक बन सकता है, तो वो क्या कर सकता है, 64 आर्टिकल का यूज करते हुए प्रॉपर्टी पर दोबारा से कब्जा पा सकता है, जस्ट एक सूट दाखिल करते हुए। यानी कि अगर आप किसी का ऊपर बल का प्रयोग करके भी बाहर करना चाह रहे हैं तो आर्टिकल 64 आपकी वहां पर हेल्प नहीं करेगा, वो कब्जाधारी के फेवर में उसको कब्जा वापस दिला देगा। नाउ दोस्तों, मैं यहां पर आज की वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट लेकर आया हूं। साथ ही साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स भी डिस्कस करूंगा जहां पर प्रतिकूल कब्जा कानून माननीय नहीं होगा। अब यहां से वीडियो का मेन कंसेप्ट स्टार्ट होता है, प्लीज बड़ी ध्यान से इस वीडियो को यहां से देखिएगा। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब कभी भी प्रतिकूल कब्जा साबित करने की बात आती है तो 3 इंपॉर्टेंट टर्म वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, नेक वी, नेक क्लेम एंड नेक प्रीकैरियो। अब इस चीज को सरल भाषा में आपको समझाता हूं। देखिए, जो पोजेशन होना चाहिए, यानी कि कब्जाधारी का कब्जा होना चाहिए, वो होस्टाइल होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए, एक्सक्लूसिव होना चाहिए, पीसफुली होना चाहिए एंड ओपनली होना चाहिए। अगर ये कब्जा वहां पर उसका नहीं है तो वैसे भी वो ओनरशिप क्लेम नहीं कर पाएगा। नाउ, अब अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर हमारी प्रॉपर्टी पर इतने सालों से कब्जा है, हम करें तो करें क्या। देखिए, आपको कहीं धक्के नहीं खाने, आपको एक अच्छे से एडवोकेट के पास जाना है, वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड कराएगा कि इस स्टेप में आप क्या एक्शन ले सकते हैं ताकि आप अपनी प्रॉपर्टी को वापस से क्लेम कर पाए। फिर भी
अगर इस वीडियो के माध्यम से आप जानना चाहते हैं तो इन 5 पॉइंटों में से कोई भी एक पॉइंट आप पकड़ लें, क्योंकि कब्जाधारी को ये सारी चीज साबित करनी पड़ती है और प्रॉपर्टी के रियल ओनर को बस एक चीज गलत साबित करनी पड़ती है और कब्जा उसको वापस दिला दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्चुअल पोजेशन की, यानी कि अगर वो जो कब्जाधारी है उसका प्रॉपर्टी पर एक्चुअली पोजेशन होना चाहिए। अब इस चीज को आप कैसे साबित कर सकते हैं कि वो कब्जाधारी 12 सालों तक यहां पर कभी लगातार कब्जे में रहा ही नहीं। इसको हम कैसे दिखाएं कि वो बीच बीच में 3 4 5 महीने के लिए खाली छोड़कर चला जाता था, हम वापिस आकर कब्जा कर लेते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने केवल वहां पर ताला लगा के रखा था, गेट बंद करके रखा था, तो वो एक्चुअल पोजेशन में नहीं काउंट होगा अनटिल एंड अनलेस उसका वहां पर फिजिकली पोजेशन ना हो। अब आप कहेंगे सर ये कैसे साबित करेंगे? देखिए, जो आपकी जमीन पर कब्जा किया गया है उसके जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनकी कोर्ट में आप गवाही दिलवा सकते हैं कि सर ये व्यक्ति यहां पर रहता हमने देखा तो है, कौन? कब्जादारी, पर कभी लगातार नहीं रहता था। आ गया 3 4 5 महीने में आ गया, 10 15 दिन 20 दिन रुक गया, फिर उसे दिखा नहीं गया, फिर आ गया, फिर इस तरीके से रुक गया, फिर उसको देखा नहीं गया। तो आप कह सकते हैं सर ये हमारी प्रॉपर्टी पर केयर टेक करता था, बीच बीच में आके देख रेख कर लेता था, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, बट हमें ये नहीं पता था ये यहां पर कब्जे का क्लेम डाल देगा ना। अगर वो कोर्ट में ये साबित करता है कि देखिए सर मेरे पास एविडेंस है, मैं 1 महीने से 2 महीने से लगातार रह रहा हूं, तो ये कैसे कह सकते हैं? तो हम ये कहेंगे सर वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए 1 2 महीने नहीं, ये 3 साल से रह रहा था, 1 साल से रह रहा था, पर कब्जे के लिए 12 साल मिनिमम होते हैं। यहां पर उनको उनके पॉइंट से ही काउंटर किया जाएगा और रेलिवेंट विटनेस कौन बनेंगे आपके? जो उस जमीन के अड़ोसी पड़ोसी हैं, ताकि आपका केस स्ट्रॉन्ग बन जाए। दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट आता है एक्सक्लूसिव पोजेशन। एक्सक्लूसिव मतलब जो वो कब्जाधारी है उसने आपकी प्रॉपर्टी पर जो कब्जा जमा कर रखा है वो एक्सक्लूसिवली हो, अकेले का हो। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? अगर उसकी फैमिली से आउटसाइडर आकर कोई वहां पर रह रहा है तो सबसे पहले उसको अपने फेवर में लेने की कोशिश करें। कोई किराएदार हो सकता है, उनका दूर का रिश्तेदार हो सकता है, जो खड़ा होकर केवल एक बात बोले, सर जो कब्जाधारी है उनका कब्जा नहीं है बल्कि मेरा है। अगर यहां पर डिस्प्यूट खड़ा हो गया तो वो एक्सक्लूसिव पोजेशन की श्रेणी में नहीं आएगा। क्यों? एक्सक्लूसिव का मतलब है कि एक व्यक्ति का ही वहां पर पोजेशन होना चाहिए। अगर कई लोग मिलकर कब्जा कर रहे हैं तो वो एक्सक्लूसिव की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे कि कोई किराएदार, उनका भाई, कोई इनका दूर का रिलेटिव, उनको आप लोगों को अपने फेवर में लेना है। किस तरीके से लेना है मैं यहां पर ओपनली नहीं बताऊंगा, आप कॉल पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है कॉन्टिन्यू पोजेशन। कोशिश ये करे कि अगर कोई वो एग्रीकल्चर लैंड है, कोई ऐसी जगह है जहां का रिकॉर्ड निकलवाना नामुमकिन है, बिजली मीटर आपके नाम है, वाटर मीटर आपके नाम है, तो वो साबित नहीं कर पाएंगे कि 12 सालों से ज्यादा उनका वहां पर कब्जा है। तो आपको भी यही कहना है कि सर इनका कब्जा है, मना नहीं कर रहे, पर इनका लगातार कभी नहीं हुआ। 2 साल कर गए, 1 साल छोड़कर चले गए, फिर आए, फिर कर लिया, हमें लगा केयर टेकर है, करते रहेंगे, हमें क्या नुकसान है। पर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, तो इसलिए यहां पर कॉन्टिन्यू पोजेशन की श्रेणी में नहीं आएगा। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट आता है पीसफुल पोजेशन। आप ये पॉइंट आप अपने फेवर में ले सकते हैं। देखिए, अगर आपके फेवर में कोई भी पॉइंट नहीं जा रहा, सिंपल एक प्ली ले कि सर इनका कब्जा है, 12 सालों से ज्यादा है, हम मना नहीं करेंगे, पर इन लोगों ने हमेशा हमें डरा धमका कर रखा था, थ्रेटन करके कि अगर हमने कोई भी लीगल एक्शन लिया तो तुम्हें जान से मार देंगे। और अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो वो इलीगल पोजेशन माना जाता है, ना कि एडवर्स पोजेशन। तो अब उनका कितने भी लंबे समय से पोजेशन हो, अगर वो पीसफुली नहीं था तो आप उसे अपने फेवर में ले सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये चीज हम कैसे साबित करें? देखिए, अगर उनके किसी भी पारिवारिक सदस्य का किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा है तो रेलिवेंट एफआईआर हम ये दिखा सकते हैं कि इनका यहां पर स्टेटस यही है कि ये अक्सर लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं और उनको धमकियां देते रहते हैं। इस वजह से इनके ऊपर ये केस भी दर्ज है, तो हमें भी ठीक इसी प्रकार से धमकी दी गई थी। तो ये पीसफुल पोजेशन में नहीं आएगा, ये इलीगल पोजेशन बन जाएगा। नाउ फिफ्थ पॉइंट आता है होस्टाइल एनिमस, यानी कि जो वो कब्जा है वो प्रॉपर्टी के रियल ओनर के एडवर्स में जाकर किया हो, ना कि उनकी परमिशन से जाकर किया हो। अब ये पॉइंट आपको जजमेंट से समझा दूं ताकि आपको और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां से क्लियर हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां से क्लियर होगी, प्लीज बड़ी ध्यान से देखिएगा। पर जजमेंट पर ना बढ़ते हुए 3-4 पॉइंट और डिस्कस कर लूं जहां पर कब्जा अमान्य हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई बच्चा है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उसकी वो प्रॉपर्टी है और वहां पर उनको 12 13 14 15 16 17 18 20 साल हो गए हैं, तो ये प्ली ले सकता है कि सर देखिए मैं तो अभी मेजर एटेट अटेंड करा हूं, मेरी तो अभी 18 साल से ज्यादा उम्र हुई है, इससे पहले तो मैं कोर्ट में भी स्टैंड नहीं ले सकता था, तो इसका जो कब्जा है वो अमाननीय ठहरा दिया जाए। या फिर जो प्रॉपर्टी का ओनर है अगर वो पागलपन का शिकार है, अनसाउंड माइंड का शिकार है, तो आप क्या कर सकते हैं, बेनिफिट बताऊंगा आपको। अगर वो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, आप उसके फेवर में रिलीज कर दे, कोर्ट क्वेश्चन तो करेगा कि भाई आपने इसके फेवर में क्यों रिलीज करी, तो हम दिखा सकते हैं सर हमने इसलिए करी ताकि इसके बाद इसके माँ बाप के पास चले जाए, इनके बच्चों के पास चले जाए। अब
बेनिफिट क्या मिलेगा? वो अनसाउंड माइंड पर्सन पे प्रॉपर्टी पर अगर किसी ने कब्जा जमा रखा है तो वो एडवर्स पोजेशन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो अनसाउंड माइंड का पर्सन कोर्ट में जाकर क्लेम कर ही नहीं सकता था अपनी प्रॉपर्टी को वापस पाने के लिए। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति जो आर्म फोर्सेस में है, सेना बल में तैनात है, उसकी प्रॉपर्टी पर अगर कोई कब्जा कर रहा है तो वहां पर भी एडवर्स पोजेशन का वो बेनिफिट नहीं उठा पाएगा। इसके बाद बात आती है परमिसिव पोजेशन की। अगर कोई कब्जा किसी व्यक्ति से परमिशन लेकर किया गया है, उनके पूर्वजों की तरफ से उनको परमिशन दी गई थी, तो वो भी प्रतिकूल कब्जे की श्रेणी में नहीं आएगा दोस्तों। अब होस्टाइल एनिमल्स पॉइंट जो थोड़ी देर पहले बताया था और परमिसिव पोजेशन पॉइंट, ये दोनों मैं आपको रेलिवेंट जजमेंट से क्लियर कर दूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अब दोस्तों सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का केस टाइटल आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया जाए। देखिए डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जजमेंट का नाम है राम नगीना राय वर्सेस डी.ओ. कुमार राय, सिविल अपील नंबर 7266 ऑफ 2013। और ये जो ऑर्डर है ये पास किया गया था 23 अगस्त साल 2018 को। नाउ इस केस के फैक्ट्स क्या थे, पहले ये पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूं, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या एनालाइज किया था एक एक कर आपको समझाने वाला हूं दोस्तों। अब दोस्तों प्रेजेंट केस के फैक्ट्स के बारे में बात करें तो 2 मिनट लेकर समझा देता हूं क्योंकि इसकी जजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रेजेंट केस में प्लेंटिफ का कहना है कि प्रेजेंट प्रॉपर्टी की ओनरशिप राइट मेरे पास है, टाइटल होल्डर मैं हूं, जबकि यहां पर कब्जा जो है डिफेंडेंट ने जमा कर रखा है। पर प्लेंटिफ का कहना है कि जो उनके पूर्वज थे उन्होंने यहां पर डिफेंडेंट की फैमिली को रहने के लिए अलाउड कर रखा था, तो वो हमारी परमिशन से यहां पर रह रहे थे। नाउ डिफेंडेंट्स ने यहां पर क्या गड़बड़ी करी, उन्होंने खतियान के अंदर अपना नाम चेंज करवा लिया बिना हमारी परमिशन से, और जैसे ही उन लोगों ने इसमें चेंज करवाया और हमें पता लगा, हमने वहां पर आकर कोर्ट में एक्शन ले लिया। पर दोस्तों यहां पर देखने वाली बात यह है कि खतियान के अंदर साल 1970 में चेंज करवाया गया डिफेंडेंट की तरफ से, पर जो एक्शन लिया गया है उसके 19 साल बाद यानी कि 1989 में लिया गया है। तो डिफेंडेंट का कहना है कि भाई प्रेजेंट केस में लिमिटेशन एक्ट लागू होना चाहिए आर्टिकल 65, और जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर है उसको बाढ़ कर दिया जाना चाहिए, मतलब कि रोक दिया जाना चाहिए अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए। अब सबसे पहले मुंसिफ कोर्ट ने इस एडवर्स पोजेशन की प्ली को ही रिजेक्ट कर दिया। अब जब ये मैटर बाद में अपीलियन कोर्ट में गया तो उन्होंने पाया कि प्रेजेंट केस में जो डिफेंडेंट है उनका कहना सही है और यहां पर जो प्ली है ये बिल्कुल ठीक है, उनका मालिकाना होना चाहिए क्योंकि 19 साल बाद एक्शन लिया गया है। नाउ ये मैटर जब हाई कोर्ट में गया तो उसको भी अपीलियन कोर्ट का फैसला सही लगा, उन्होंने भी प्रतिकूल कब्जा धारक के पक्ष में फैसला सुना दिया। नाउ अब ये मैटर आगे चलकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा। यहां से देखिएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी महत्वपूर्ण वर्डिक्ट के अंदर क्या कहा दोस्तों। अब दोस्तों डिस्प्ले पर देखिए पॉइंट समझिएगा, एक एक करके आपको महत्वपूर्ण पॉइंट समझाता हूं। पहले ध्यान दीजिए, डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा बर्डन इज ऑन डिफेंडेंट, यानी कि डिफेंडेंट वो है जो कब्जाधारी है, उसी के ऊपर बर्डन आ जाएगा कि वो ये बात साबित करे कि वहां पर लिमिटेशन टाइम जो आर्टिकल 65 में दिया गया यानी कि 12 साल वो प्रेजेंट केस में एप्लीकेबल होगा, मतलब कि उसका कब्जा बन रहा है, ये कब्जाधारी को साबित करना है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो लिमिटेशन टाइम है 12 सालों का वो उस दिन से चालू होगा जिस दिन डिफेंडेंट का कब्जा प्लेंटिफ के एडवर्स में हुआ है, यानी कि जब से उनका कब्जा प्लेंटिफ के असल मालिक के अगेंस्ट में जाकर हुआ है उस दिन से चालू होगा, ना कि जिस दिन से उनसे कब्जा जमा रखा है। आगे से देखिएगा, इट इज इंक्यूमेंट ऑफ द प्लेंटिफ, यानी कि प्लेंटिफ के ऊपर जरूरी होता है कि वो सूट फॉर पोजेशन दाखिल करे 12 सालों के भीतर, पर व्हेन द पोजेशन ऑफ डिफेंडेंट बिकम एडवर्स टू द प्लेंटिफ, पर किन 12 सालों के भीतर, जिस दिन से कब्जाधारी का कब्जा एडवर्स हुआ है इसके लिए, रियल ओनर के लिए, उस दिन से 12 सालों को लेकर कवर करे। अब ये क्या मतलब हुआ, देखिए कब्जाधारी यहां पर यही कहेगा कि हमारा प्रतिकूल कब्जा बनता है, तो रियल ओनर क्या प्ली लेगा कि सर परमिसिव पोजेशन है, प्रतिकूल कब्जा नहीं है, तो उससे क्या होगा, उनका कितना भी लंबा कब्जा क्यों ना हो गया हो वो अमान्य हो जाएगा, क्योंकि वहां पर यह पॉइंट कंसीडर होगा कि जिस दिन से कब्जाधारी का प्रॉपर्टी एडवर्स हुआ है, यानी कि उनका जो कब्जा है प्रॉपर्टी के रियल ओनर के अगेंस्ट में हुआ है, उस दिन से 12 साल काउंट करने होंगे। और बर्डन किसके ऊपर आ जाएगा, ये बर्डन आ जाएगा कब्जाधारी के ऊपर। हमें अगर हम परमिसिव पोजेशन की प्ली लेते हैं कि हमारी परमिशन से रह रहे थे, हमें बहुत बड़ा बेनिफिट यहां पर मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट और देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहां पर दिखाई दे रहा होगा, इट इज इंपॉर्टेंट टू एसेस, यानी कि ये भी चीज इंपॉर्टेंट है एसेस करने के लिए कि जो वो इंटेंशन है कब्जाधारी की डिस्पोजेस करने की, वो एक्चुअल में थी एक्चुअल ओनर के अगेंस्ट में, यानी कि जो वो उसकी इंटेंशन थी कब्जाधारी की वो कैसे साबित हो रही है वो चीज भी यहां पर साबित करनी पड़ेगी। क्लियर करूंगा, अभी रुकिएगा।
इंटेंशन ऑफ एडवर्स यूजर मस्ट बी कम्युनिकेट एटलीस्ट इम्प्लाइडली टू द एक्चुअल ओनर, यानी कि जो उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमा कर रखा है वो एडवर्स हो चुका है, मतलब उसके अगेंस्ट में हो चुका है, ये चीज भी एटलीस्ट प्रॉपर्टी के रियल ओनर को एक बार तो नॉलेज में आनी ही होगी। इट फॉलोज दैट इंटेंशन एंड पोजेशन ऑफ एडवर्स पोजेशन मस्ट बी होस्टाइल इनफ टू गिव राइज अ रीजनेबल नोटिस टू एक्चुअल ओनर, यानी कि जो कब्जाधारी है उसका कब्जा इतना तो होस्टाइल होना ही चाहिए कि ये प्रॉपर्टी के रियल ओनर के अगेंस्ट में साबित होता हो। अब दोस्तों यहां पर जो आपकी प्रॉपर्टी के अड़ोसी पड़ोसी हैं, अगर वो आपके फेवर में है, आपके गांव वाले आपके फेवर में है, तो बड़ी इजीली से साबित हो जाएगा कि आपका कब्जा परमिसिव पोजेशन है और प्रॉपर्टी के जो कब्जादारी हैं उनको हमने केवल ये कहना है कि सर ये तो हमारी परमिशन से रह रहे थे। अब उनके ऊपर बर्डन आ जाएगा, अब वो अड़ोसी पड़ोसी के पास भागेंगे, बात उनकी नहीं गलेगी, गांव वालों के पास भागेंगे, बात उनकी नहीं गलेगी, वो कहेंगे सर एडवर्स है, कोर्ट मानेगा एडवर्स है, पर साबित करो, वो उनकी बात नहीं गलेगी। क्यों? क्योंकि आपने परमिसिव कहा है और कोई भी विटनेस उनके फेवर में आके बोलने को तैयार नहीं है। अगर वो गांव के दूसरे कोने में जाकर किसी दूसरे मोहल्ले से जाकर विटनेस खड़े भी कर रहे हैं, तो जो रियल नेबर्स हैं, जिनको पता होता है, जिनका इंटरेक्शन रहता है उन लोगों के साथ, ये चीज साबित कर पाएंगे कि हाँ ये लोग तो परमिशन से रह रहे थे, हमें पता है, और आपके फेवर में वो सारा का सारा फैसला आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों आज की वीडियो मुझे लगता है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव साबित होगी। क्यों? क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रेलिवेंट जजमेंट से आपको क्लियर किए हैं ना। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आप लोगों से फिर किसी दूसरी वीडियो में हम मुलाकात करेंगे।